नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने उपमा के अंग को बताया था। आज उपमा के कुछ उदाहरण देखेंगे और उपमा के भेद को भी समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको उपमा का भेद पढ़ना नहीं है, लेकिन कहीं आपको मिल गया, कविता में उपमा मिल गई तो फिर परेशानी ना हो, इसलिए अच्छा होगा कि उस पर विशेष रूप से चर्चा की जाए। आइए हम लोग देखते हैं उपमा को, कुछ उदाहरण। सबसे बड़ी बात यह है उपमा में कि हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि दो वस्तुओं के बीच सादृश्य धर्म के प्रतिपादन को उपमा में करते हैं। सादृश्य धर्म मतलब एक जैसा दिखना, उसके गुण धर्म में समानता बताया जाए। लेकिन इसमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि सारी समानता नहीं मिलनी चाहिए। बस एक कोई समानता मिल जाए तो काफी है। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई कहता है कि तुम तो चांद जैसा, तुम्हारा मुखड़ा चांद जैसा है, तुम्हारा मुखड़ा चाहे मुख चांद जैसा है। या कहते हैं कि तुम चांद जैसी हो, ऐसा कहते हैं। तो यहां ध्यान देना है कि बस एक गुण मिलना चाहिए, सारा गुण नहीं। अगर हम कह देते सारा गुण मिलाने लगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर कहते हैं कि तुम्हारा मुख चांद जैसा है, तब तो फिर आप सेटेलाइट पर बैठ करके उसका मुंह का चक्कर लगाइए, क्योंकि चांद तो पृथ्वी के समान, वो भी काफी बड़ा है। चांद तो पृथ्वी के समान, वो भी काफी बड़ा है। तो फिर आप सेटेलाइट से उसका चक्कर लगाइए, उसके मुख का, और ऐसा चेहरा अगर आ जाए इस धरती पर, तो धरती पर तो समाएगा ही नहीं। और फिर लोग उसे देख करके आह्लादित नहीं होंगे, उसे देख करके खुश नहीं होंगे, बल्कि भयभीत होंगे। तो यहां पर एक ही मात्र उद्देश्य है ये बताना, एक ही विशेषता है, एक ही समानता है कि आप चांद को देखने पर जिस तरह से आपकी दृष्टि संतुष्ट हो जाती है, आप प्रसन्न हो जाते हैं गोल सा चांद देख करके। पिछले चांद के बारे में, ये जो पूर्णिमा बीती है, उसके बारे में टीवी में भी कहा गया कि आज का चांद बिल्कुल ब्राउन दिखता है। तो चांद को देखने में जो आनंद आता है, वह आनंद तुम्हारे चेहरे को देखने में आता है। तो सुंदरता की समानता, सुंदरता का गुण को जब लेकर के हमने देखा, तो यहां पर आह्लादित अर्थ प्राप्त हुआ, खुशी प्रदान करने वाला अर्थ प्राप्त हुआ। तो
उपमा में ये आवश्यक नहीं है कि हम किसी को, जो हम उपमा दे देते हैं, किसी की समानता बता देते हैं तो उसके सारे गुण उससे मिले, ये आवश्यक नहीं है। अगर हम कह देते हैं किसी लड़के को कि भाई तुम तो गधा जैसा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि गधा जैसे घास चरता है, घास खाता है, तो तुम भी घास खाते हो, नहीं। गधा के 4 पांव है तो तुम्हारे भी 4 पांव है, ऐसी बात नहीं है। तुम गधे सा हो कहने के पीछे बस एक ही उद्देश्य है कि तुम में भी वही मूर्खता है जो मूर्खता गधे में है ना। गधे अपनी मूर्खता के लिए फेमस है, ख्याति प्राप्त है, तो तुम भी अपनी मूर्खता के लिए ख्याति प्राप्त हो। तो इस गुण को लेकर के वहां पर प्रस्तुत किया गया। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। मैंने जैसा कि आपको पिछली कक्षा में बताया था कि उपमा के अंग मैंने बताया था, उपमेय, उपमान, वाचक पद, समान धर्म, ये 4 अंग हमने बताया था आपको उपमा का। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जितने भी उपमा हैं उन सबों में ये चारों ये जो गुण हैं, चारों जो तत्व हैं, सब उसमें हो। ये चारों अंग सारे उपमा में हो, ऐसी बात नहीं है। अगर चारों अंग है तो ये पूर्णोपमा हो गया। क्या हो गया? पूर्णोपमा। अगर चारों अंग है तो पूर्णोपमा हुआ। जैसे हाथी सा मोटा लड़का। इसमें देखिए, इसमें समानता किसकी बताई गई है? लड़का की। तो लड़का क्या हुआ? उपमान, उपमेय हो गया, उपमेय। मोटा क्या हुआ? नहीं, हाथी हो गया उपमान। मोटा क्या हो गया? ये सा हो गया वाचक पद, और मोटा समान धर्म। तो उपमेय, उपमान, वाचक पद, समान धर्म, ये चारों इसमें है। तो ये क्या हो गया? पूर्णोपमा हो गया। ये क्या हुआ? पूर्णोपमा हुआ। अब पूर्णोपमा के भी 2 भेद हैं। पूर्णोपमा के भी 2 भेद हैं। एक है श्रोत्री पूर्णोपमा, पूर्णोपमा के भेद। श्रोत्री पूर्णोपमा, पूर्णोपमा, श्रोत्री पूर्णोपमा। श्रोत्री पूर्णोपमा, श्रोत कहते हैं कान को। तो ऐसे उपमा के उदाहरण या ऐसे शब्दों का प्रयोग जिसको सुनने मात्र से ही आगे क्या कहना चाह रहा है वो सुनकर के ही पता चल जाए। तो क्या है? श्रोत्री पूर्णोपमा।
इसके अंतर्गत आता है सा से सी, सा से सी, सरीखे सरीखी, ये आते हैं श्रोत्री पूर्णोपमा में, जिसे सुन करके हाथी सा मोटा, सीधे हमने कहा हाथी सा ये अगर नहीं भी लिखते हैं तो आप समझ गए कि आगे सर क्या लिखने वाले हैं, है ना, लड़का। आप खुद भी समझ गए कि हाथी सा लड़का मतलब हाथी सा मोटा लड़का, मोटा, मुझे बिना कहे ही आपने उसे समझ लिया, है ना। तो ये हो गया श्रोत्री पूर्णोपमा। इसके बाद श्रोत्री के बाद है आर्थी। पूर्णोपमा, इसमें सम, समान, सदृश इत्यादि लगा हुआ रहता है। तो ये क्या हो गया, ये हुआ आपका आर्थी पूर्णोपमा, आर्थी पूर्णोपमा। इतनी गहराई में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावे है मानोपमा, पूर्णोपमा के बाद लुप्तोपमा। अगर एक भी गुण उसमें नहीं मिले, है ना, तो ऐसी स्थिति में वो लुप्तोपमा हो जाएगा। लेकिन इतने गहराई में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है ना। आइए कुछ उदाहरण हम दे करके फिर आपको इस चैप्टर उपमा को संपन्न करते हैं। जैसे हिरणी सी कानन में, हिरणी सी कानन में, सफड़ी सी जल में, तुझे खोज लाती मैं। यहां देखिए मानोपमा है, यानी अनेक तरह की। यहां देखिए कानन में हिरनी के समान और जल में सफड़ी यानी मछली, मछली के समान, है ना, मैं ढूंढ करके ले आती। ठीक है, ये यशोदा की पंक्ति है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे भुज, भुजगेश की संगिनी, भुजंगिनी सी, भुज भुजगेश की वह संगिनी भुजंगिनी सी
खेदी खेती खाती दे, खेदी 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 खाती दे, दारुण दलन के। यहां भुजंगनी सी में उपमा अलंकार है। रात भागती चली जा रही, ओढ़े चादर काली सी। यहां काली सी में क्या है? उपमा अलंकार है। नभ उज्जवल जलधार, नभ उज्ज्वल जलधार, हार हीरक सी सोहती, बीच बीच छहरती बूंद, मध्य मुक्तामणि पोहती। यहां हार हीरक सी सोहती में उपमा अलंकार है। हार हीरक सी सोहती में उपमा अलंकार है। जल कन्या से भोली अजान, सागर के उर पर नाच नाच करती है, लहरें मधुर गान। तो यहां पर जल कन्या सी भोली, इसमें उपमा अलंकार है। बच्चों, आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार का। और आज का गृह कार्य आप लिख लीजिए, होमवर्क। उपमा अलंकार के उपमा अलंकार के 5 उदाहरण। लिखें और
स्पष्ट करें। उपमा अलंकार के 5 उदाहरण लिखें और स्पष्ट करें। स्पष्ट करें मतलब इसमें आपको बताना है कि उपमा अलंकार कैसे है ना। एक बार फिर आप देखिए कविता में सा से सी है तो आप मानिए उपमा अलंकार है। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है और इसमें लिख देना है कि इसमें समानता अमुक चीज से बताई गई इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, तो मुझे विदा दीजिए। आप घर में सुरक्षित रहिए, मम्मी पापा को भी सुरक्षित रखिए, है ना, उनका ख्याल रखिए। ठीक है, धन्यवाद।